फॉरेन फंडिंग के इस फैसले से हुकूमती इत्तेहाद और इमरान खान दोनों की सियासत जुड़ी है। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से बारहा ये मुतालिबा सामने आता रहा कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का फिलफौर फैसला सुनाए। फॉरेन फंडिंग का फैसला फिलफौर सुनाया जाए। मैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कौम के सामने जल्द अज जल्द लाने का मुतालबा करती हूँ। और अब कल का दिन ये तय करेगा कि मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, मगर मुस्लिम लीग नून मुस्लिम विकाफ की धड़ेबंदी की सिमत का तयन आज चौधरी शुजात हुसैन ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी टूटने की खबरों की तरदीद कर दी। इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि काफ लीग कहां से टूटी है, कोई नहीं टूटी, होश के नाखुन लें, अपने खानदान और घर को मजाक न बनाए। चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही को दावत भी दी कि वो अपनी रिहाइशगाह वापस आ जाएं। डायलॉग के लिए चंद सीढ़ियां उतरना और चढ़ना पड़ती हैं। चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी परवेज इलाही को इस खुली दावत के बावजूद मगर परवेज इलाही ग्रुप ने चंद दिन पहले चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटा दिया था। वजारत आला पंजाब के इंतखाब के रोज चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से खत के सामने आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत को जवाज बनाकर ओहदे से बर्खास्त कर दिया था। चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत जो है उसकी वजह से उनकी फैसलों की इस्तदाद जो है उस पे असरअंदाज हो रही है। काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग पार्टी के इजलास के बाद शाफे हुसैन ने इस इजलास को ही गैर कानूनी करार दे दिया। शाफे हुसैन ने कहा था कि इजलास पार्टी सदर या सेक्रेटरी ने बुलाना होता है और सदर की एडवाइस शामिल होती है। कामिल अली आगा पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो मरकजी सदर के खिलाफ एक्शन लेने के मजाज नहीं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कानूनी सदर चौधरी शुजात हुसैन ही हैं और लाहौर में होने वाले इजलास की कोई हैसियत नहीं। शाफे हुसैन ने यह भी दावा किया था कि पार्टी में सेंट्रल वर्किंग कमेटी नाम की कोई कमेटी नहीं है। इस पसे मंजर में चौधरी शुजात हुसैन की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी। आम तासुर यही था कि चौधरी शुजात हुसैन कुछ राजों से पर्दा उठाएंगे और हो सकता है परवेज इलाही ग्रुप के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दें, मगर चौधरी शुजात हुसैन ने वजादारी दिखाते हुए परवेज इलाही को मुज़ाकरात की दावत दी। चौधरी शुजात हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पार्टी के आइन में तब्दीली लाई जाएगी, मगर ये सवाल ताहाल मौजूद है कि मुस्लिम लीग काफ का आईनी और कानूनी सदर कौन है और क्या चौधरी परवेज इलाही चौधरी शुजात से मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाएंगे। मगर दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेंट्रल पंजाब की पार्टी बनकर रह गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह आगे बढ़ी कोई दूसरी जमात ऐसे आगे नहीं बढ़ सकी। इमरान खान ने मुल्क के तमाम मसाइल की वजह पावर पॉलिटिक्स को करार देते हुए कहा कि एक बार फिर जिम्मेदारी उन कुव्वतों पर आयद होती है जो हुकूमत गिराने के अमल को रोक सकती थी। क्या जरूरत पड़ी थी उन लोगों को जो देख रहे थे ये साजिश हो रही है और उन्होंने फैसला किया कि जी हम कुछ नहीं करेंगे। आज वो भी जिम्मेदार हैं ये जो हो रहा है मुल्क के साथ। तो मुल्की सियासत में तख्त और तख्ते की कहानी की तारीख रही है। पंजाब को लेकर काफ लीग की तकसीम हो या फिर नून लीग की शिकस्त, मगर मुआशी मामलात हाथ से निकल रहे हैं। हालात की करवट नए इंतखाबात का पता दे रही है कि खान साहब भी 8 हफ्तों में इंतखाबात की नवीद सुना रहे हैं और पंजाब के स्पीकर के खिलाफ नून लीग की कानूनी चाराजोई हो या फिर पीटीआई अराकीन के इस्तीफों की मंजूरी को अदालत में चैलेंज करने का इक़दाम, क्या मुल्की सियासत नए इंतखाबात की तरफ बढ़ रही है या फिर अदालती जंग की तरफ? तो आज हम बात करेंगे इसी पर। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तलाल चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं अंदलीब अब्बास साहिबा। सबसे पहले अंदलीब अब्बास साहिबा, आप बताइएगा, इलेक्शन कमीशन 8 साल बाद भी कल फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आप सुनाने जा रहा है और दूसरी तरफ पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस तैयार कर चुकी है। मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की अहमियत क्या होगी आपकी नजर में? देखिए जी, इसमें बड़ी क्लियर 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने अपने आप को और पीडीएम को टोटली एक्सपोज कर दिया है। नंबर 1,
उन्होंने 9 फैसले दिए हैं। अभी ये मैं सिर्फ आपको ये ज़िमनी इलेक्शन की बात करी, 9 फैसले दिए हैं जो कि कानूनी तौर पे किसी तरह से वो रद्द नहीं कर सकते थे, और हर फैसले पे हमने आवाम को और आपको आगाह किया और उन्होंने वो रद्द कर दिए। 9 के 9 फैसले कोर्ट ने मुंह पे मारे। ओ मतलब इतने वो भयानक तौर पे बायस्ड थे और कानून की धज्जियां थी कि कोर्ट ने बाकायदा उनको कहा, डांटा, मुजम्मत की और हुक्म दिया कि ये मत करो, इनको सही करो। तो एक तो ये बात हो गई है कि सबको वाज़ेह है कि कोई फ़र्क ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक पार्टी PMLS बना लेनी चाहिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिकंदर राजा, और ज्वाइन कर लेनी चाहिए PDM को, क्योंकि इसमें तो कोई इबाम ही नहीं रहा ना। एक होता है कोई शक होता है, कोई शुबा होता है, कोई वो होता है। हर फैसला, मैं नहीं कह रही, ये कोर्ट कह रहा है। 9 फैसले तो मैं अभी गिनवा देती हूँ आपको कि जो कोर्ट ने, चाहे वो नोटिफिकेशंस निकालने का रिजर्व सीट पे होगा, आप ये देखें कि इलेक्शन से एक रात पहले कह रहे हैं कि नहीं जी बाहर से नहीं आ सकता वो पोलिंग एजेंट, और कोर्ट ने, 2 कोर्टों ने उठा के इनके फैसले को मुंह में मारा और सख्त नाराजगी का इजहार किया कि भाई तुम अपने कानून बना रहे हो। सो एक तो वो बड़ी क्लियर बात है कि इसमें कोई भाव नहीं है कि ये एक PDM का बंदा है। अब दूसरी बात ये है कि ये चाह रहे हैं कि जी अब क्या हुआ है PDM को, PDM के पास एक लेकिन तो अंदलीब बाबा साहिबा, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी तो आपने ही तैनात किया था। जी वो तैनाती जो थी वो हमारे दौर में थी, लेकिन आपको भी पता है कि वो तैनाती जो थी वो कहां से आई थी, और हम इसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं। आप बता दें कहां से आई थी ये तैनाती। बात है कि ये जो है सारे इदारे, बिल्कुल ये आप एस्टेब्लिशमेंट की तैनाती थी 100%, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो, यानी आप ये कह रही हैं कि वजीर आजम की राय के ऊपर ये तैनाती नहीं हुई और ये फैसले कहीं और से हो रहे थे आपकी हुकूमत में। बिल्कुल, इसीलिए तो हमने इस पूरे चक्कर को एक्सपोज किया है और हम करते रहेंगे। दूसरी बात क्या जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अब PDM के, लेकिन अंदलीब बाबा साहिबा, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये वजीर आजम का इख्तियार था कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करें। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैंने आपको 3 पहलुओं का कहा था, उसके बाद आप एडिशनल सवाल कर लेना। मैं दूसरी बात ये कह रही हूँ कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो कि PMLN के PDM के रुकन हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शंस जो थे बड़े हमने साफ किए। ये वो इलेक्शंस हैं जिसमें इन्होंने धांधली की, इदारे शामिल थे, सब कुछ शामिल थे, फिर भी PMLN हार गया 15-5 पे। अब PDM के पास कुछ नहीं, इलेक्शंस में तो उनको पता है कि उनको फेंटी पड़नी है, अवाम में ये नहीं जा सकते और ये अपने इदारों से नहीं निकल सकते। अब इन्होंने बैठ के घिनौनी साजिश बनाई है कि किसी तरह जो इनका रुकन वहाँ बैठा हुआ है PMLS का सिकंदर राजा, वो बैठ के कोई ऐसा फैसला सुनाए कि PTI को की जमात को कुछ हो जाए, और इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आना है। कल ये अगर फैसला देंगे ना ऐसा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि सारी जमातों का आप इकट्ठा फैसला करें अकाउंट्स का, लेकिन इकट्ठा फैसला क्यों नहीं करा सिकंदर राजा? क्योंकि उसको पता है उसके जो कॉलीग्स हैं, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी शामिल है, PMLN शामिल है, JUIF शामिल है, उनकी फंडिंग में तो इतने बड़े, मतलब मसलन ये 38 करोड़ रुपया किसी ने जाके नवाज शरीफ के हाथ में दे दिया, वो कहते जी मेरे हाथ में पकड़ाया था, मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद JUIF की वहां बाहर लिखा हुआ है लिबियन फंडिंग। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने, बेनजीर ने और बिलावल ने ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट करके कहा हुआ है कि PMLN नवाज शरीफ जो है उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता रहा उनकी हुकूमत हराने के लिए। तो दूसरी बात तो ये हो गई। अब तीसरी बात बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि ये बिल्कुल अच्छा हुआ है कि ये सब कुछ सामने आया है
یہ ساری جماعتوں کا جس کو کہتے ہیں فنڈنگ ایک ساتھ ہوگی اور عدالت ان کو کہے گی کہ ہمارے حکم کے مطابق کریں. اس کے بعد جو ان کی رئی صحیح جو جس کو کہتے ہیں نا منہ نکال کے باہر کوئی آواز کس لیتے ہیں، یہ اس کے قابل بھی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب، اب متنازع الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی اہمیت کیا ہے اور کیا پی ٹی آئی کی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس کی تیاری فورن فنڈنگ فیصلے کو متنازع بنانا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی عمران خان کے خلاف فیصلہ دے گا گالی تو کھائے گا. گالی دو اور فیصلہ اپنے حق میں لو، گالی دو اور کام لو، گالی دو اور اپنے فیصلوں سے بچو. مجھے یہ بتا دیں اتنی اگر صاف ستھرے اور پاک اور پوتر تھی یہ فنڈنگ تو 8 سال سے اسٹے کیوں لیے؟ ایک نہیں، دو نہیں، کئی درجن درخواستیں دے کر آپ بہانے بناتے رہے، کئی درجن وکلا بدلے صرف الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں کون؟ یہ تو آپ کے اپنے کارکن کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے ناموں سے کمپنیاں جو ہے بیرون ملک بنائی گئی. اس کے بعد فائنینشیل ٹائمز. بھائی آپ تو مغربی جمہوریت اور مغربی میڈیا اور مغربی عدالتوں کی باتیں کرتے، چیلنج کرو نا جا کے. کرتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ تمام ممنوع فنڈنگ لی ہوئی ہے. تو یہ گالی دے کر دھون سے یہ فیصلہ ڈیلے کرواتے رہے. کل فیصلہ آئے گا، تکلیف تو ہوگی انہیں، کیونکہ جس نے کھائی ہیں گاجریں پیٹ اس کے درد، تو ان کے درد تو ہوگی نا جی. اور مسئلہ یہ ہے اب اس سے آگے چلے گا. اچھا طلال چودھری صاحب، اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے ممنوع فنڈنگ تو ممکنہ سزا کیا ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کو یا پارٹی صدر کو؟ دیکھیں ایک تو سزا پکی ہے نا جی کہ مس ڈکلیریشن، کیونکہ انہوں نے وہ جو ایفیڈیوٹ دیا ہے ایز اے پارٹی کے سربراہ کے طور پر عمران خان نے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4، جس کے بعد 4 کئی سالوں میں ممنوع فنڈنگ آئی ہے، وہ تمام جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائیں گے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں اصول یہ ہے کہ کوئی بیٹے سے تنخواہ نہ لے اور ڈکلیئر نہ ہو تو وہ بھی تاحیات نااہل ہوتا ہے. یہ تو کروڑوں ڈالر کا معاملہ ہے، اور ڈالر بھی ماشاءاللہ اسرائیلی ہے، اس میں انڈین پیسہ ہے، اس میں کیا کہتے ہیں وہ خراج کا پیسہ ہے، جو کہ اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کم از کم ڈسکوالیفیکیشن جو عمران خان کی تو بالکل آپ سمجھے نا یہ سامنے نظر آ رہی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. یہ چیز کیوں رہے ہیں، چلا کیوں رہے ہیں؟ بار بار الیکشن کمیشن برا کیسے ہو گیا ہے؟ کیونکہ اب انہیں پتہ ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکتے، اور اس میں ان کو کوئی بچا سکتا بھی نہیں، کیونکہ یہ 2+2 والا کیس ہے. بڑی کلیئر پاکستان کی اسٹیٹ بینک کی رپورٹس ہیں، اور وہ ان کے حکومت کے ہوتے ہوئے بھی آئی ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنی حکومت میں بھی، ابھی تو اگلا کیس چلے گا، اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی پیسے لیتے رہے امریکہ سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ڈسکوالیفیکیشن آف عمران خان تو بالکل آئی پڑی ہے. اس کے بعد جماعت کو بین کرنا. لیکن طلال چودھری صاحب یہ فنڈنگ پارٹی کو ہوئی ہے، عمران خان کو ذاتی طور پر فنڈنگ نہیں ہوئی، تو اس حساب سے کیا پارٹی کو کالعدم قرار دیا جائے گا، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنا ایک سرٹیفکیٹ دیا ہوتا ہے جس پہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی ممنوع فنڈنگ نہیں ہے. وہ غلط ثابت ہو گئے. ممنوع فنڈنگ جب آ جائے گی تو وہ ایفیڈیوٹ جب غلط ہو جائیں گے تو یہ صادق و امین نہیں رہیں گے، یہ جھوٹے قرار پائیں گے، اور اس جھوٹے کے لیے سزا جو ہے وہ تاحیات نااہلی ہے پاکستان کے قانون کے آج کے مطابق. اور اس کے ساتھ یہی ممنوع فنڈنگ دوبارہ ان سے ریکور کی جائے گی، اور ریکور کرنے کے علاوہ اس ممنوع فنڈنگ کے اگینسٹ جو الیکشن کمیشن ہے شو کوز کرے گا کہ کیوں نہ آپ کی جماعت کو بین کر دیا جائے، اور پاکستان کے قانون کے مطابق ایسی جماعت بین ہو سکتی ہے. اندلیب عباس صاحبہ، ایسی صورتحال میں اگر کل آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا لاہے عمل ہوگا پی ٹی آئی کا اس پر؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتوں نے جو ان کا آئینہ دکھایا ہے نا، مطلب 9 فیصلے آپ دیکھیں، میں پچھلے 1 مہینے کے بتا رہی ہوں، جس میں سختی سے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کوئی حد ہوتی ہے، مطلب آپ کوئی شرم ہی کر لیں، کوئی چلیں جھوٹے طور پہ ہی کہہ دیں کہ نہیں جی ہم بائسڈ نہیں ہیں،
वो तो इस पे कोई वो शर्म ही नहीं है। तो इसलिए कल अगर ये फैसला देते हैं तो सबसे पहले तो अदालत इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगी, क्योंकि अदालत के देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने ऑर्डर किया इनको कि तीनों जमातों की आपने इकट्ठी करनी है और किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हो, ये कोर्ट के ऑर्डर में है। तो पहली बात तो ये है कि ये यहाँ अदालतों को बैठ के यहाँ भी आप जो मर्जी कहें, अदालती ऑर्डर पे अगर इन्होंने अमल ना किया, जैसे कि ये नहीं किया इन्होंने पिछले 8 या 9 पिटिशंस के अंदर रेगुलरली, तो फिर एक तो मेरे ख्याल है हमारा तो जुडिशियल रेफरेंस बाद में शायद डिसाइड हो, ये जल्द ही अदालतों के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएंगे और ये खुद ही इनका खात्मा बिल खैर हो जाएगा अगर इन्होंने इतनी ब्लेटेंट चीज की। क्योंकि देखिए मैं आपको कुछ बताती हूँ, 5 करोड़ रुपया जो है नून लीग कहती है कि वो बंदा फौत हो गया, कौन था कोई नहीं पता, ये जो स्क्रूटनी में आया। अच्छा, फिर 75 करोड़ रुपया इन्होंने कहा जी मीडिया पे खर्चा, कहाँ रिसीट्स हुई वो भी नहीं पता चली। तो ये पूरा केस जो है तैयार हुआ है। एक्चुअली नून लीग जो है, मैं तो कहती हूँ कि फौरन बाहर लाएं और कोर्ट के ऑर्डर पे तीनों का अंदलीब साहिबा, आपके तो अपने लीडर इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की, और उसके बाद ये बयान आपने सुना होगा इमरान खान का, उन्होंने नहीं की। पहली बात तो ये मुझे नहीं, बिल्कुल गलत बयान है, ये नून लीग का बयान है, ये हमारा बयान बिल्कुल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल मैं आपको क्लियरली बता रही हूं कि ये बिल्कुल हो, कल तीनों जमातों का हो, उसके बाद आप देखना कि एक तो इनका भाग गया ना लीडर, वो आज तक वापस नहीं आया। दूसरा जो लीडर है वो रात के 12 बजे पकड़ा गया था, आपको पता है FIA ने उसको रोक लिया था जब ये शहबाज शरीफ बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। और मरियम भी कह रही है कि मेरी ऐसी बीमारी है जो बाहर ही ऑपरेट होगी। ये इस दफा एयरपोर्टों पे भागेंगे और लोग इनको घसीट के लाएंगे। इनको ये नहीं पता कि दुनिया चेंज हो गई है, पाकिस्तानी बहुत चेंज हो गया है। मेरे और आपसे और इनके कहने से पहले इस वक्त सारी कौम 22 करोड़ अवाम लिख रहा है कि क्या सही है, क्या होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर के साथ और क्या PDM के साथ होना चाहिए। इनका ये हाल है कि आप देखें SN इकबाल गए, क्या उनका हाल हुआ, जबरदस्ती उनको हरास करके फैमिली को माफी मंगवाई, अमेरिका गए। अमेरिका में क्यों नहीं हुआ ये कोई किसी को रोक सके। अमेरिका में अपना के अंदर सारे डॉक्टरों ने जो इनकी बेइज्जती की है, जो इनकी बेइज्जती की है, जो इनको आईना दिखाए, चुप करके भीगी बिल्ली बन के बैठे रहे। वहां क्यों नहीं बोले? क्योंकि वहां अपना इलेक्शन कमिश्नर नहीं बैठा हुआ, क्योंकि वहां इन्होंने अपनी पुलिस गर्दी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां मॉडल टाउन की तरह ये नहीं होगा कि आप 100 बंदों को गोलियां मारें और 6 औरतों को गोलियां मार के 2 को खत्म कर दें और उसके बाद भी आप दनाते हुए फिरे। वहां ये नहीं हो सकता कि आप शेलिंग करें बूढ़ों पे, रात के 1:30 बजे अल्लामा इकबाल की बहू के घर रेड करें, दीवार टाप के आए। वहां ये नहीं हो सकता। वहां बैठे हुए थे यूं मुंह दुम दबा के और एक के बाद एक डॉक्टर उनको कह रहा था कि तुम चोर, डाकू, ये सब कुछ कह रहा था। वहां क्यों चुप बैठे थे? वहां क्यों नहीं कुछ कह रहे थे? अच्छा, तलाल चौधरी साहब, जिस तो इनका ठीक है बड़ी जल्दी अवाम यहाँ भी वो फैसला करेगी। ठीक है अंदलीब अब्बास साहिबा जिस तरह कह रही थी तलाल चौधरी साहब के अगर कल फैसला सुना दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ये तौहीन अदालत होगी, क्योंकि अदालत की जानिब से ये ऑर्डर है कि तमाम जमातों का फैसला इकट्ठे सुनाया जाना है। जी यकीनन इनके लिए तो तौहीन अदालत है, क्योंकि इनके तो नाम नहाद मदीना की रियासत के खलीफा हैं, जो कल खुदा न खास्ता किस तरह इन्होंने मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल किया है। और हैं इनका किरदार ये है कि इनकी एक जेब में इसराइली पैसा है और दूसरी जेब में इंडियन पैसा है, और इनकी एक और तीसरी जेब में खैरात का पैसा है, और ये पैसे जो है बरामद किए हो चुके हैं। अब ये कल इसका जब फैसला आएगा तो मुंह दिखाने के काबिल ये नहीं रहेंगे। ये लोगों को जो दूसरों को चोर कहते थे, वो आपने सुना होगा, चोर मचाई, ये वो है, करते रहे लोगों को डाकू चोर, अपनी जेब से हर किस्म का मुमनफा सामान जो है वो निकला है। और कल फैसले की तकलीफ तो होगी ना जी, क्योंकि चोरी भी बंद हो जाएगी, असल चेहरा भी सामने आ जाएगा। और वैसे भी अगर तौहीन अदालत होगी तो चले जाए ना अदालत में उसके बाद, और जाके अदालत में कोशिश करें कि जैसे 8 साल पहले मुकदमा लटकाया फिर लटका लें। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं,
اب کوئی نہ بہانہ چلے گا. یقیناً پاکستان کے لوگ جو ہے وہ پہلے اس بات پہ تشویش ہے انہیں کہ یہ 8 سال سے اتنا اہم مقدمہ کیوں نہیں سنایا گیا, اور یہ تو وہ الیکشن کمشنر سنائے گا جو ان کے ہاتھ کا نامزد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب آج چودھری شجاعت حسین نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے, مسلم لیگ ق کے سربراہ نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ معاشی معاملات میں آرمی چیف کی مداخلت سیاستدانوں کی ناکامی ہے, اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے IMF سے فنڈز کے جلد اجرا کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی واضح اجازت کے بعد ہی امریکی حکومت سے رابطہ کیا. یہ اجازت منتخب وزیر اعظم کی کارکردگی پر سوالیہ نشان نہیں ہے طلال چودھری صاحب؟ یہ کھلی ناکامی کا اظہار نہیں ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ جو ہے اس میں بڑی کچھ حقیقتیں ہیں, اور ان حقیقتوں میں یہ تسلیم کیے بغیر ملک نہیں چل سکتا. فورن افیئرز ہو, انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہو, اور اسی طرح کے معاملات جو ہیں اس میں یہ تمام چیزیں پہلے بھی شامل رہی ہیں, پہلے درپرتا ہوتی ہوں گی. اور میں آپ کو نوٹیفکیشن بھیج دیتا ہوں جو عمران خان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, جس میں انہوں نے آرمی چیف کو اس اکانومی کی کمیٹی کا ممبر بنایا ہے جنہوں نے تمام فیصلے کرنے ہیں. سو یہ آج انہیں تنقید نظر آ رہی ہے, اور اگر انہوں نے وزیر اعظم کی منظوری سے کچھ کیا ہے تو میرا خیال ہے پھر وزیر اعظم پھر تو ایسا کوئی معاملہ نہیں. اور باقی رہی یہ معاملہ, یہ والی چیزیں جو ہے یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی جب پاکستان میں یہ جو جمہوریت ہے اصل جمہوریت چلے گی. جب تک اس طرح کی جماعتیں, بیرون ملک سے فنڈڈ جماعتیں, وہ کیا کہتے ہیں ایسی جماعتیں جن کو چوسنی دے کر وہ پرویز الہی صاحب نے جو فرمایا ہے وہ ایسا پالا پوسا جاتا رہے گا تو جمہوریت نہیں آ سکتی. تو یقیناً آہستہ آہستہ یہ کیا کہتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. نہیں طلال چودھری صاحب, لیکن آپ کی جو حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ آرمی چیف کو پیسوں کے لیے فون کرنا پڑ رہا ہے. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر تنقید کریں, لیکن یہ آپ کی اپنی جماعت کے متعلق سوال ہے. میں نے آپ سے کہا کہ کچھ حقیقتیں ہیں اور ان کو تسلیم کیے بغیر ملک چلانے, اور یہ معاملہ آج سے نہیں چل رہا. پاکستان کے فورن افیئرز میں, پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی میں یہ معاملات عمل دخل ان اداروں کا ہے. اس کو تسلیم نہ کرنے آنکھیں بند کرنے والی بات ہے, اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو میرا خیال ہے پھر مستقبل میں اسے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا. تو کیا طلال چودھری صاحب ایسا بھی ہے کہ جو دوست ممالک ہیں وہ آپ کی حکومت کو پیسے نہیں دے رہے ہیں, چین ہے اور جو دوسرے دوست ممالک ہیں ان کی جانب سے پاکستان کو پیسے نہیں دیے جا رہے؟ یقیناً جی, پچھلے 4-5 سال میں جو اس ملک کے ساتھ حال کیا گیا ہے, جو کمٹمنٹس کر کے ہم IMF سے جا کے معاہدہ کرتے تھے کہ پٹرول کی پرائسز بڑھا دیں گے, اور آ کے ہم اپنا شوبدہ بازی سیاسی عمران خان دکھا کے پٹرول پرائسز کم معاہدے توڑ دیتے تھے, تو کون یقین کرے گا. اور اسی طرح چائنا, اسی طرح سعودیہ, لوگ تو ناراض تھے. ہم تو ان تمام تعلقات کو مینڈ کر رہے ہیں, ان پہ پیچ لگا رہے ہیں, ان پہ کیا کہتے ہیں ان زخموں پہ مداوا ان کا کر رہے ہیں. جو پاکستان کے ساتھ دوست ممالک کے ساتھ مس کمٹمنٹس کی گئی, جو کہ معاہدے کچھ کیے گئے, عمل درآمد کیا نہ گیا, یقیناً آج امبیرسمنٹ پاکستان کے لیے ہو رہی ہے جس کو ہم آنے والے وقت میں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا اندلیب صاحبہ, چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے درخواست کی ہے کہ پرویز الہی کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی رہائش گاہ پر واپس آ جائیں. چودھری برادران میں جو تقسیم ہے اس پر تحریک انصاف کا کیا موقف ہے, اور آج جو چودھری شجاعت حسین کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور واپس بلایا گیا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی وجہ سے عوام ان سے نا بھاگ گئی ہے. ان کو جو تخت لاہور پہ پھینٹا پڑا ہے نا, 15 جماعتیں کٹھی تھی, اس کے علاوہ ان کے ساتھ الیکشن کمیشن ملا ہوا تھا, ادارے ملے ہوئے تھے, پولیس ملی ہوئی تھی, بیوروکریسی. اس کے بعد ان کو تخت لاہور پاش پاش ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ آتے ہیں پروگراموں میں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ عوام کہاں کی کہاں نکل گئی ہے. وہ عوام اب آپ کو فیکٹس بھیجتی ہے, یہ عوام کریکٹ کرتی ہے آپ کو. یہ دیکھیں کہ یہ ہماری بات کریں 4 سال کی, ہماری معاشی ترقی 2 سال 5.74 اور 6% رہی. یہ کون بتا رہا ہے؟ مفتاح اسماعیل بتا رہا ہے. کہاں بتا رہا ہے؟ پاکستان سروے میں بتا رہا ہے.
खुद साइन किया हुआ। ज़राअत 4.4% ग्रो हुई, जो पिछले 25 साल में ग्रो नहीं हुई। कौन बता रहा है? मिफ्ता इस्माइल बता रहा है। सनती शरह समूह नमू 7.2% बढ़ी, सर्विसेज के शोबे में 6.2% बढ़ी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले 25 साल में इस दफा कभी इतनी नहीं बढ़ी, 10.5% बढ़ी है। 29 अरब डॉलर जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। टैक्स रेवेन्यू, ये सारा कुछ मिफ्ता इस्माइल बता रहा है। और मिफ्ता इस्माइल का जहां तक हाल है, किसने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल झूठ बोल रहा है और निकम्मा है? नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ साहब ने खुद बयान दिया है, सारे चैनल्स ने नशर किया है कि भाई मिफ्ता इस्माइल जैसा निकम्मा और झूठा कोई नहीं है। मुझे उसने कहा कि 23 रुपए सिर्फ डॉलर बढ़ाऊंगा, 50 रुपए डॉलर बढ़ा दिया। और पहले से मैं कह रहा था कि इसको नहीं होना चाहिए। तो मिफ्ता इस्माइल को ये कह रहे हैं। अच्छा, मरियम क्या ट्वीट कर रही है चाचे के बारे में, उसकी लीडरशिप के बारे में कि वो फेल हो गया है। वो कह रही है कि भाई लीडर को बहादुर होना चाहिए मुश्किल हालात में, तो गट्स होनी चाहिए। ये तो आपके अपने लोग, अपने लीडर मिफ्ता इस्माइल के बारे में ये कह रहे हैं, उसके बाद हमें कहने की क्या जरूरत है? अब आप आए कि जी चौधरी शुजात हुसैन और उनका एक खानदानी मामला है, वो आपस में रिलेटेड है, वो उनकी जो भी मामलात हैं वो खुद दोनों बैठ के तय करेंगे। लेकिन अंदलीब साहब, नेक्स्ट इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ, किस बयानिए पर तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन लड़ेगी? पीटीआई का एक ही बयानिया है, और वो नजरिया क्या है? वो नजरिया है कि आपने एक साफ शफाफ पाकिस्तान, जो लामा इकबाल का और कायदे आज़म का ख्वाब था, करप्शन फ्री पाकिस्तान, और जितने ये चोर डाकू लुटेरे हैं इनके खिलाफ हमारी जो 3 वैल्यूज हैं, इंसाफ, इंसानियत, हमारे सारे लंगर खाने इन्होंने बंद कर दिए, एहसास प्रोग्राम बंद कर दिया, इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया, हमने दोबारा आके खोले हैं इंसानियत पे। और तीसरा खुददारी। ये हमारा नजरिया है कि हम कभी भी ये जो बूट पॉलिशी है, ये जो अमेरिका की साजिश के साथ मिलकर झुके हुए हैं, हम नहीं झुकेंगे। इस वक्त पंजाब में आपने देख लिया, लोगों ने इनको पाश पाश कर दिया है। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर जितनी मर्जी ताकत लगा ले, ये जितना मर्जी पैसा लगा ले, जितने मर्जी इदारे ब्यूरोक्रेसी इनके साथ मिल जाए, इनकी शिकस्त ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब नून लीग से, और अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाली सैलाब की तबाहकारियों के बारे में।